नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अगर मैनेजमेंट और साथ ही कुछ रणनीति के बदौलत चुनाव जीतने होते तो प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में सत्ता में होती, जीरो पर आउट नहीं हुई होती। अगर मैनेजमेंट से चुनाव जीतने होते तो जिस कांग्रेस के लिए चुनाव का मैनेजमेंट करने प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में आया, जिसने दो लड़कों की जोड़ी बनाई, चुनावी कैंपेन को संभाला, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी होती। अगर प्रशांत किशोर की इतनी ही हैसियत होती कि वो किसी राज्य में चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो फिर पंजाब में भी करता, उत्तर प्रदेश में भी करता, बिहार में भी करता, महाराष्ट्र में भी करता और दिल्ली में उस समय भी करता जब अरविंद केजरीवाल का सफाया हो गया। लेकिन वो उसी समय अपने आप को आगे बढ़ाया उन जगहों पर जहां संभावना उसी पार्टी की थी जो जीतने वाली है। चाहे जगन मोहन रेड्डी हो या फिर एमके स्टालिन हो या फिर उद्धव ठाकरे कांग्रेस, ये सारे गठबंधन की पार्टियां हो, या फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का फिर से वापस आना हो, या अलग अलग राज्यों में जहां ये चुनाव प्रचार करवाते हैं, कैंपेन संभालते हैं, वहां पर इनके उन आधार पर चलने वाली रणनीति हो। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सक्सेस केवल एक ही राज्य में प्रशांत किशोर को लगातार मिलता रहा है, लगातार, और वो है पश्चिम बंगाल। इसके पीछे उनकी रणनीति काम नहीं होती है। इसके पीछे प्रशांत किशोर के आईपैक का वो कैंपेन मॉड्यूल काम नहीं आता, बल्कि एक नया खेल वहां पर चल रहा लगातार। यही तो वजह है कि कोरोना के समय जब प्रशांत किशोर पटना में फंसा हुआ था तो ममता बनर्जी की बौखलाहट ऐसी दिखाई पड़ रही थी, एन केन प्रकारेण उसे कोलकाता लाया जाए। और कैसे आया जाएगा, इसके लिए कार्गो प्लेन से उसे मंगवाया गया। और प्रशांत किशोर कोलकाता जाकर क्या किया, ये कैंपेन की रणनीति तैयार नहीं की। उन्होंने कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां जानी जाती है, बल्कि उन्होंने मैनेजमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, डाटा एनालिसिस किया और डेमोग्राफी चेंज की बात जो चल रही है, जिस बात की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को की थी, वही डेमोग्राफी चेंज हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी बार बार हंगामा खड़ा कर रही है, एसआईआर की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी, उसके पीछे का मकसद यही है कि जितना मेहनत पिछले बार के चुनाव में किया डेमोग्राफी बदलने के लिए, वो तो एसआईआर के माध्यम से धाराशायी होता जा रहा है। और अभी जो ईडी की रेड पड़ी है, ये 1,36,00,000 से ज्यादा फर्जी वोटर की फाइल इनके पास है। ईडी से इसीलिए डर इनको लग रहा है। क्यों ममता बनर्जी ये बात कह रही है कि हमारे चुनाव में कैंडिडेट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। ये तुम्हारे कैंडिडेट की लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी क्या अपने कैंडिडेट की लिस्ट बदल देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीति में ये जुड़ा हुआ है कि जब तक टीएमसी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी न करे तब तक हम अपने कैंडिडेट नहीं चुनेंगे? वहां तो 50% से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट लगभग तय हो चुके हैं। अमित शाह ने पहले ही पूरे बंगाल का स्कैन कर लिया है और किन क्षेत्रों में कौन चुनाव लड़ेगा इसके लिए भी तैयारी हो चुकी है। 77 विधानसभा सीटों पर जहां जीते हुए लोग हैं, उसमें से लगभग 68 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर वही कैंडिडेट रिपीट होने वाले हैं। कुछ ही हेराफेरी होगी, उसके बाद दूसरे सीटों पर पहले से तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी का कारण ईडी रेड में कैंडिडेट के नाम चुराने का नहीं है, नहीं इस बात के रिवीलेशन का है कि आईपैक उनके लिए क्या क्या रणनीति बना रही है। रणनीति जो बनाती है वो तो साफ दिखता है। आईपैक या प्रशांत किशोर का काम कैंपेन में कुछ स्लोगन गढ़ना है और वो स्लोगन सबके सामने होता है। उस स्लोगन के आधार पर, फर्जीवादों के आधार पर अगर चुनाव जीतना होता तो प्रशांत किशोर 3 साल तक बिहार के एक एक क्षेत्र में घूमता रहा, लॉबिंग करता रहा
रोड शो किया और उसके बाद कैंडिडेट भी अनाउंस किए, स्लोगन भी गढ़े, ऐसे ऐसे वादे किए जो कि पूरा करना संभव नहीं था। क्या परिणाम सामने आया? अगर प्रशांत किशोर इसी तरीके के स्लोगन, फर्जी वादे और लोगों को भरमाकर ये चुनाव जीता होता तो बिहार में परिणाम कुछ और होते। ये खेल पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है, इसलिए प्रशांत किशोर का इतना इंपॉर्टेंस ममता बनर्जी के लिए है, इसलिए आईपैक का इतना इंपॉर्टेंस ममता बनर्जी के लिए है। ये प्रतीक जैन तो इस खेल का एक छोटा सा खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी तो प्रशांत किशोर है। इसलिए आईपैक के दफ्तर पर छापे पड़ना, प्रतीक जैन के घर के पर छापे पड़ना और उसके बाद यह बताना कि आईपैक ये कंटिन्यूअसली कैसे पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, जो कि कुछ समय के लिए जाती है जब चुनाव होना होता है। चाहे तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में हो, या फिर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए हो, या फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए हो। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो प्रशांत किशोर की औकात बता दी थी कि नहीं नहीं, यहां पर तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां कैंडिडेट हम तय करेंगे, तुम केवल कैंपेन का डिजाइन बताओ कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, तुम सहयोगी हो, मेन भूमिका में आने की कोशिश मत करो। वहां से ये उठकर भागे थे। अगर प्रशांत किशोर इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो क्या कांग्रेस, जिसके साथ प्रशांत किशोर की डील चल रही थी, जिसने सोनिया गांधी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया 2-2 बार, 3-3 बार, प्रियंका वाड्रा को दिया, राहुल गांधी को दिया, और कांग्रेस में आने की भी पूरी कोशिश कर ली कि नहीं, ये पैसे से नहीं बल्कि कांग्रेस में आकर कोई राजनीतिक पद लेकर हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। अगर ऐसा होता कि नहीं प्रशांत किशोर चुनाव जिता देगा, तो ऐसी स्थितियों में तो कांग्रेस उसका स्वागत करती। राहुल गांधी तो बेचैन है इस बात के लिए कोई आए तारनहार बनके और हमें दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारे लोग जान चुके हैं कि इस तरह से चुनाव जीते नहीं जा सकते। केवल ममता बनर्जी ही ऐसी नेता है जो अभी भी प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और प्रशांत किशोर को इतना ज्यादा भाव दे रही है, क्योंकि इसके लिए उसने दूसरा खेल किया है। क्या प्रशांत किशोर जब तमिलनाडु के चुनाव में प्रचार कर रहा था, कैंपेन कर रहा था और आईपैक वहां काम कर रही थी, तो क्या स्टालिन के उस स्टेट में इसने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया? क्या आंध्र प्रदेश में के वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा जब जगन मोहन रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था? क्या पंजाब का ये वोटर बना जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कर रहा था? दिल्ली का वोटर बना जब वो अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन संभाल रहा था? वो कहीं का वोटर नहीं बना। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जैसे ही वो ममता बनर्जी के लिए प्रचार के कैंपेन का पूरी जिम्मेदारी संभालने गया तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया? कोलकाता का वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो भी ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी से जुड़वाया। ये कैसे संभव हो गया कि ममता बनर्जी जहां रहती है उस क्षेत्र में इसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, और वो भी बिहार का एक व्यक्ति जो कंटिन्यूअस तरीके से किसी स्टेट में नहीं रहा, जिसका वहां रेसिडेंस नहीं है, वो कोई ऐसा जॉब नहीं करता गवर्नमेंट के लिए जिसमें ये गारंटी हो कि नहीं वो कुछ समय तक यही रहेगा, वो कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करता जिसके आधार पर वो डॉक्यूमेंट दे सके कि नहीं इस कंपनी में हम 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो हमें यहां का वोटर लिस्ट में नाम चाहिए। लेकिन फिर भी वो वहां गया और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं वोटर लिस्ट में कैसे तोड़ मरोड़ की जा सकती है, कैसे डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की बदली जा सकती है टीएमसी के तरीके से। इसके लिए उसने अपना नाम जुड़वाया और फिर क्या हुआ, फिर फर्जी वोटर का खेल शुरू हुआ। ये दूसरे चुनाव की बात कर रहे हैं, आगे के नहीं। ये पिछली बार जो ममता बनर्जी निराश थी, हताश थी और अचानक से 211 सीटें, ये ऐसे ही नहीं आया। इसके लिए डाटा का खेल और साथ ही फर्जी वोटर का खेल खेला गया जो अभी पकड़ा गया है, और इसी से बेचैनी हो रही है। ममता बनर्जी ऐसे ही पागल नहीं हो पड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने यही काम किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर, ये दोनों मिलकर बैठा जब कार्गो प्लेन से कोलकाता लैंड हुआ था।
कोरोना के समय में जब लोग बाहर निकलने से कतराते थे, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी दोनों पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा किया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गया, बूथ वाइज रिकॉर्ड लाया और उसके बाद ये देखा कि किन जगहों पर टीएमसी के वोट कम हैं। ये वोटर लिस्ट सुधार से पहले की बात है और उसके बाद इन लोगों ने पूरे आंकड़े बनाए कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कितने वोट से हमने लीड किया था और अभी कितने वोट से हम हार सकते हैं, और उसी के आधार पर उन जगहों से वोटर लाए गए जहां पर टीएमसी के जीत के मार्जिन बहुत बेहतर होते हैं, जहां पर इनको हराने के लिए वही तरीका हो सकता है कि मुसलमानों का वोट स्प्लिट हो, जो कि उस समय संभव नहीं था। अब संभव हो रहा है क्योंकि मुसलमानों की पार्टी इकट्ठी हो रही है। हुमायूं कबीर से ओवैसी तक, बदरुद्दीन अजमल से मुस्लिम लीग तक ममता बनर्जी को चैलेंज करने पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो हुआ है वो उस समय नहीं था। इसको लगता था मुसलमान 100% टीएमसी को ही वोट देगा, इसलिए डेमोग्राफी बदलो, जहां जहां जीत का मार्जिन जैसा है उसके आधार पर उन जगहों पर वोटर को शिफ्ट करो। और इसी की तो लिस्ट थी, यही लिस्ट तो फिर से रिपीट करना था कि कैसे, अगर पिछले बार तो 6-6, 7-7 फेज में चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, और ये रिपीटेड वोटर जो कि एक जगह पर वोट देने के बाद दूसरे जगह पर वोट देने पहुंच जाता था उस समय जब उस फेज में वहां चुनाव होता था। यह सारा खेल प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी ने उस समय किया जब कोरोना चल रहा था और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ घर तक नहीं पहुंच पाते थे। सामान्य तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाया जाता था, लेकिन यह खेल चल नहीं पाया। इस बार वो सारी फाइलें पकड़ी गई है। आईटी और इनकम टैक्स जिस तरीके से नजर डाले हुए थे आईपैक पर, उसके बाद इनकम टैक्स ने इंफॉर्मेशन दिया और ईडी की रेड पड़ी कि हवाला रैकेट चल रहा है। लेकिन वहां तो खेल कुछ और भी चल रहा था और इसीलिए ममता बनर्जी ये फाइल चुरा चुरा के भागती हुई दिख रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां तो पूरा डाटा है, ये अब सिर्फ फाइलों में नहीं दिखती, वो हार्डवेयर में दिखता है, वो डिजिटल माध्यम से इन लोगों ने बनाया है, वो कंप्यूटर में दिख रहा है, जिसको लेकर ईडी सामने आ रही है। और इसी कारण से ये दिक्कतें ममता बनर्जी को हुई कि हमने इतने मेहनत किए ये फर्जी वोटर को इधर से उधर करने में, हर विधानसभा क्षेत्र का पूरा मुआयना करके बूथ वाइज रिपोर्ट मंगवाकर हर बूथ पर नाम जुड़वाने में, और आज ये सारी पोल खुलने वाली है। ईसी ने तो जो काम किया उसमें वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे नाम आया था, लेकिन आईपैक के रिकॉर्ड से तो ये पता चलेगा कि कहां कहां नाम कब कब जुड़वाया गया था और किन क्षेत्रों में नाम फिर से रिपीट करवाया गया, किन क्षेत्रों के लोग किन क्षेत्रों में गए हैं, ट्रांसफर किया गया वोट का, ये सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद तो ममता बनर्जी का बचना मुश्किल है। ये केवल फिनेंशियल फ्रॉड की बात नहीं है, ये बात डेमोक्रेसी की हत्या की है। इसलिए ममता बनर्जी लंबी नपने वाली है। लेकिन अभी तो खासकर ये आईपैक पर छापे के बाद सबसे पहला नंबर अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर का आने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी होने वाली है, इसलिए ममता बनर्जी का खेल खराब हो गया है। चुनाव से पहले जो झटके लग रहे हैं उसके कारण ममता बनर्जी बेचैन है, लेकिन ये बेचैनी कुछ दिन में पता चलेगा कि क्या टीएमसी अब बच पाती है, कि इसके नेता समझ लेंगे कि अब ममता बनर्जी का खेल खत्म, तो भगदड़ पार्टी में भी मचने वाली है। यही स्थिति एक रेड के कारण हुई, इसलिए ममता बनर्जी पूरे कोलकाता को सर पर उठाकर घूम रही है कि ये हमारे साथ अन्याय हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।